हेलो स्टूडेंट्स, आप कक्षा 11 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारकी के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने कार्डेटा के बारे में बताया था, वो समाप्त हो चुका है। जंतु जगत के बारे में आइए अध्याय 5 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 में पुष्पीय पादपों की आकारकी में आप 9 हेडिंग पढ़ेंगे, 9 हेडिंग। पहले आपको मूल के बारे में बताया जाएगा, रूट के बारे में, फिर आप स्टेम तना के बारे में पढ़ेंगे, फिर लीफ पत्ती, फिर पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर पुष्प, फ्रूट, सीड, कुछ प्ररूपी पुष्पी पादपों के अर्थ तकनीक विवरण के बारे में आपको बताया जाएगा, और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण फूलों का वर्णन किया जाएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन किया जाएगा। ठीक है ना, फैमिली के बारे में बताया जाएगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारकी के बारे में। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म की अगर आकारकी देखा जाए और बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो जो भी एंजियोस्पर्म हैं उनमें आकारकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। आकारकी और बाह्य संरचना में एंजियोस्पर्म में बहुत सारे डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह जो है हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इनका मुख्य अभिलक्षण है। ठीक है, तो उच्च पादपों में जो मूल है, स्तंभ है, पत्ती, फूल, पुष्प, फल, ये सारे जो हैं इनकी उपस्थिति जो है इनका मुख्य अभिलक्षण है। अध्याय 2 और 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया, जो आकारकीय तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, और जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए हमें मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, विभिन्न पादपों में जो विविधता आई है वह पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन के कारण आई है। जैसे कि विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन क्या है, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ें, तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी खरपतवार को उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, मूल, तना तथा पत्ती होती है। उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं, हो सकता है उसमें फूल भी लगा हो और फल भी लगा हो। पुष्पीय पादपों का भूमिगत भाग, ठीक है, पुष्पी पादपों का भूमिगत भाग
मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग परोह तंत्र होता है। ठीक है, तो पुष्पी पादपों का जो भूमिगत भाग होता है, जो जमीन के अंदर होता है, उसे मूल तंत्र कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं, जबकि ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फूल फल भी लगे हो सकते हैं उनमें। पुष्पीय पादप का भूमिगत भाग जो जमीन के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है, उसे मूल तंत्र कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं, जबकि जो ऊपर होता है, जमीन के ऊपर होता है, उसे परोह तंत्र, शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रूट के बारे में, मूल के बारे में, जड़ के बारे में। तो ध्यान से समझें आप, जड़ क्या होता है, मूल क्या होता है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। ठीक है, तो जब आप एक बीज लेंगे तो बीज में क्या होता है, मूलांकुर भी होता है, परांकुर भी होता है। ठीक है, तो अधिकांश जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप हैं, मूलांकुर के लंबे होने से, ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों में उनके मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, प्राइमरी रूट बनती है, जो मिट्टी में उगती है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वी मूल होती है। ठीक है, इसमें पार्श्वी मूल होती है, जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। ठीक है, तो जो पार्श्वी मूल होंगे उन्हें द्वितीयक और तृतीयक मूल कहते हैं। ठीक है, तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनता है, प्राइमरी रूट बनता है, और उसके साइड वाइज में जो रूट निकलते हैं उनको सेकेंडरी या टर्जियरी रूट कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मुसला मूल तंत्र बनाती हैं। ठीक है, प्राथमिक मूल और इनकी शाखाएं मिलकर मुसला मूल तंत्र बनाती हैं, टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, मुसला मूल तंत्र बनाती है। उदाहरण, सरसों का पौधा। ठीक है, अगर आप सरसों के पौधे को जड़ को उखाड़ेंगे, सरसों के पौधे को जड़ से उखाड़ेंगे, तो आप देखेंगे उसमें एक प्राथमिक मूल होगा, प्राइमरी रूट होगा, और उससे निकलने वाली, उसके ऊपर से आप देखेंगे कई निकलने वाली जो होंगी सेकेंडरी टर्जियरी रूट होंगी। ठीक है, तो इन सभी रूटों को मिलाकर टैप रूट सिस्टम, मुसला मूल तंत्र कहा जाता है। फिगर देख लें 5.2 और देखें ध्यान से, यह एक सरसों के प्लांट का फिगर आप देख रहे हैं। पुष्पीय पादप के भाग इसमें दिखाए गए हैं। आप इसके रूट के बारे में पढ़ रहे हैं तो रूट को देखें ध्यान से। यह इसका प्राथमिक रूट है। ठीक है, यह प्राइमरी रूट है, प्राथमिक मूल, और इससे निकलने वाला यह द्वितीयक है, द्वितीयक मूल है। ठीक है, यह प्राथमिक मूल हो गया, यह आपका द्वितीयक मूल हो गया, यह तृतीयक मूल है। ठीक है, इस सिस्टम को जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मूल सभी होते हैं, उनको मूल तंत्र कहा जाता है, टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, झकड़ा जड़ कहा जाता है। ठीक है, टैप रूट सिस्टम। देखें ध्यान से, विभिन्न प्रकार की जड़ों में आप देखें, यह एक जड़ है, इसे मुसला मूल कहेंगे, जिसमें प्राथमिक मूल आप देख रहे हैं काफी लंबी जो है गहराई तक जा रही है, और यह साइड वाइज रूट हैं जो किनारे किनारे निकले हैं, सेकेंडरी टर्जियरी रूट्स। ठीक है, तो यह मुख्य जड़ है आपका। इस तरह से अगर किसी पौधे में जड़ हो तो उसे मुसला मूल कहते हैं, टैप रूट कहते हैं, जैसे सरसों में होता है। और यहाँ देखें, यहाँ पर कोई लंबी जड़ नहीं है, जो पहली बार जो निकली है वो समाप्त हो चुकी है, उसके साइड वाइज बहुत सारे जड़ निकले हुए हैं, आप देख रहे हैं। ऐसे को तंतुक मूल कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं, जैसे गेहूं और धान में पाया जाता है, एक बीजपत्री में। ठीक है, तो इसे फाइब्रस रूट कहते हैं, तंतुक मूल कहते हैं। एक तीसरे प्रकार की मूल आप देखें, यह अपस्थानिक मूल है।
ठीक है, जिसे एडवेंटेशियस रूट कहते हैं, अपस्थानिक मूल कहते हैं। यह देखें निकली हुई है। पौधा जो है जमीन पर लंबाई से बढ़ता चला गया, घास में आप देखे होंगे जगह जगह उसमें जो है स्टेम से रूट निकल के जमीन पर टच करते हुए पौधा आगे बढ़ रहा है, तो इसे एडवेंटेशियस रूट कहेंगे, अपस्थानिक मूल कहेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, ध्यान से आप समझें। तो आप रूट पढ़ रहे हैं, तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वी मूल होती है जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मुसला मूल तंत्र बनाती हैं, टैप रूट सिस्टम बनाती है। इसका उदाहरण है सरसों का पौधा। एक बीजपत्री पौधों में, ठीक है, जो एक बीजपत्री पौधे हैं, सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होता है। ठीक है, जो प्राइमरी रूट होता है बहुत कम समय के लिए रहता है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होता है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती हैं। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्प आयु होता है, कम समय के लिए होता है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल आती है, अनेक जड़ निकल आती हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं। ठीक है, जो अनेक मूल निकल रही हैं वो कहाँ से निकलती हैं? तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं का पौधा, गेहूं के पौधे में झकड़ा मूल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि मूल तंत्र जो होते हैं, रूट सिस्टम जो होते हैं पौधों में दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है मुसला मूल तंत्र और एक होता है झकड़ा मूल तंत्र, टाइप रूट सिस्टम और एडवेंटेज फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, आइए कुछ पौधों जैसे घास, ठीक है, कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में, ठीक है, कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भागों से निकलते हैं। ठीक है, मूल जो है वो मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भागों से निकलते हैं। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है? घास में और बरगद में। जो मूल होता है, जड़ होता है, वह मूलांकुर से नहीं निकलता है, वह पौधे के अन्य भागों से निकलता है, इसलिए इसको अपस्थानिक मूल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि तीन तरह के मूल हो गए, मुसला मूल, तंतुक मूल और अपस्थानिक। तीनों फिगर देख लें फिर से। यह आपका मुसला मूल है, यह तंतुक मूल है और यह आपका अपस्थानिक मूल है जो घास और बरगद में पाया जाता है। ठीक है, अब इस मूल का क्या वर्क है, रूट का क्या वर्क होता है? रूट अर्थात मूल तंत्र का प्रमुख कार्य, रूट सिस्टम का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियमकों का संश्लेषण करना है। ठीक है, तो मूल तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? रूट सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? रूट सिस्टम का प्रमुख कार्य है मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है? पौधे को मिट्टी में जकड़कर रखना। अगला कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचय करना। नेक्स्ट, तथा पादप नियमकों का संश्लेषण करना है। ठीक है, तो यह हो गया आपके मूल तंत्र के कार्य। ठीक है,
आगे देखते हैं मूल के क्षेत्र क्या हैं। मूल के क्षेत्र क्या हैं? मूल का शीर्ष, ठीक है, जो रूट का शीर्ष होता है, जड़ का जो सिरा होता है, वह अंगुली जैसे मूल गोप से ढका रहता है। ठीक है, मूल का जो शीर्ष होता है, जड़ का जो सिरा होता है, वह अंगुली जैसे मूल गोप से ढका रहता है, रूट कैप से ढका रहता है। देखिए ध्यान से, यह आप फिगर देख रहे हैं, यह मूल शीर्ष के क्षेत्र को दिखाया गया है। यह मूल शीर्ष के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि मूल का जो रूट का जड़ का जो सिरा है, मूल का जो सिरा है वह मूल गोप से ढका हुआ है, रूट कैप से ढका हुआ है। इसके रूट कैप के ठीक ऊपर मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र है। मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र है, जहां पे डिवीजन होता है, जहां पे विभाजन होता रहता है। रूट कैप मूल गोप के ठीक ऊपर मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र पाया जाता है। उसके ऊपर दीर्घीकरण क्षेत्र पाया जाता है। उसके ऊपर दीर्घीकरण क्षेत्र होता है और दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर परिपक्वन क्षेत्र होता है। ठीक है, दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर परिपक्वन क्षेत्र होता है, जिस पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रूट हेयर निकले रहते हैं, जिन्हें मूल रोम कहा जाता है। रूट हेयर निकले रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मूल शीर्ष के कौन कौन क्षेत्र होते हैं। तो मूल का शीर्ष जो होता है वह अंगुली के समान होता है, जिसे मूल गोप से ढका रहता है। मूल का शीर्ष जो है वो अंगुली के समान होता है और इसका सिरा जो है मूल गोप से, रूट कैप से ढका होता है। ठीक है, यह कोमल शीर्ष को तब तक रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रहा होता है। ठीक है ना, तो यह कोमल क्षेत्र को तब तक रक्षा करता है जब तक यह मूल जो है मिट्टी में अपना रास्ता बना रहा होता है। ठीक है, देखें ध्यान से। तो आप देख रहे हैं कि जो मूल का शीर्ष होता है वह अंगुली के समान होता है, जैसे, ठीक है, और जैसे मूल गोप से ढका रहता है। यह सिरा किससे ढका होता है? मूल गोप से, रूट कैप से ढका होता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। तो रूट कैप जो है वह कोमल शीर्ष का रक्षा करता है जब जड़ जो है, मूल जो है, मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक, यह क्षेत्र मूल गोप से, रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली होती हैं तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। इनमें क्या होता है? सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। इनमें बार बार विभाजन होता है, बार बार इनमें विभाजन होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं। इसके समीप की जो कोशिकाएं हैं, समीपस्थ स्थित कोशिकाएं हैं, वह तेजी से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर विभाजन तेज होता है और लंबाई में इसको बढ़ाता है और इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहा जाता है।
इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागों की तरह संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें मूलरोम कहते हैं। ये मूलरोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो मूल के क्षेत्र आप पढ़ रहे हैं। आपने देखा कि मूल का शीर्ष जो है वह अंगुली के समान है जो मूल गोप से ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रहा होता है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती हैं तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। उनमें बार बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल की लंबाई को बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहा जाता है। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं विविधता तथा परिपक्वता आती है। ठीक है, दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र से बहुत पतली और कोमल धागों की तरह संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें मूल रोम कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो यह था आपके मूल के क्षेत्र के बारे में, जिनमें आपको 3 क्षेत्र के बारे में हमने बताया। मूल गोप के बारे में, मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र के बारे में, दीर्घीकरण क्षेत्र के बारे में और परिपक्वन क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र के बारे में। अब आइए देखते हैं मूल के रूपांतरण के बारे में। ठीक है, मूल में रूपांतरण कैसे हो जाता है। कुछ पादपों की मूल, कुछ पौधों की जो जड़ होती है वह पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवाहन के अलावा, ठीक है, जो मुख्य काम है रूट का, जड़ का, पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना, इसके अलावा जो है कुछ पौधों की जड़ जो है अन्य कार्य को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती है। ठीक है, कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवाहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्य को करने के लिए अपने आकार में, अपने साइज शेप संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं, परिवर्तन कर लेती हैं। वे भोजन संचय करने के लिए, ठीक है, वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप में रूपांतरित कर लेती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो रूट है वो अपने आप में परिवर्तन कर लेता है, भोजन को इकट्ठा करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप में रूपांतरण कर लेता है। जैसे बरगद में आप देखें, इसमें जो इसका रूट है वह सहारे का काम कर रहा है। ऊपर से आप देख रहे हैं जड़ लटका हुआ है जो जमीन में आकर टच कर जाएगा और बरगद के पेड़ को सहारा देने का काम करेगा। ठीक है, इस तरह के रूट को ही अपस्थानिक मूल कहते हैं। ठीक है, गाजर तथा सलजम, ठीक है, गाजर तथा सलजम की मुसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती हैं। ठीक है, तो गाजर तथा सलजम में मुसला मूल होता है, जबकि शकरकंद में अपस्थानिक मूल होता है जिसमें भोजन इकट्ठा होता है, जिसके कारण यह फूल जाती है। क्या आप इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य हुआ कि बरगद की लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती हैं? यह सहारा देती हैं। इन्हें प्रोप रूट कहते हैं, सहारा देने वाला रूट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रोप रूट हैं, सहारा देने वाली रूट हैं जो बरगद के पेड़ को सहारा देने का काम करती है। इसी प्रकार मक्के तथा गन्ने के तने में भी
मक्के तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तने के निचली गांठों से निकलती हैं। जब आप मक्के और गन्ने के तनों को देखेंगे, उसके जड़ को देखेंगे, जमीन पर को देखेंगे, तो जहां से मक्का या गन्ना निकला रहेगा आप देखेंगे एक रूट तो जमीन के अंदर है, उसके ठीक ऊपर से रूट निकली हुई है जो उसको सहारा देने का काम कर रही है। ऐसे मूल को अवस्तंभ मूल कहते हैं, अवस्तंभ मूल कहते हैं। कुछ पौधों जैसे कि राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं में बहुत सी मूल भूमि के ऊपर वायु में निकल जाती हैं, बहुत सी मूल भूमि के ऊपर वायु में निकल जाती हैं, खूंटे की तरफ पौधे के चारों तरफ दिखाई देती हैं। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं। इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रूट का रूपांतरण के बारे में, जड़ों में रूपांतरण कैसे होता है। तो इसमें आपने देखा कि कुछ पादपों की मूल जो है पानी तथा खनिज के अवशोषण तथा संवहन के अलावा भी अन्य कार्य को करने के लिए अपने आकार और संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। गाजर तथा सलजम की मुसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन संग्रहित करने के कारण फूल जाती हैं। क्या आप कभी इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य हुआ कि बरगद की लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती हैं? इन्हें प्रोप रूट कहा जाता है, सहारा देने वाला मूल कहा जाता है। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती हैं। इन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। ठीक है। कुछ पौधों जैसे कि राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं में बहुत सी मूल भूमि के ऊपर वायु में खूंटों की तरह निकली रहती हैं। ऐसे मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके मूल के क्षेत्र और मूल के रूपांतरण के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग तना के बारे में, स्टेम के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।